या कुन्देन्दु तुषारहारधवला। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय विद्यार्थियों। हमारे जो ग्रामर में जो संस्कृत की व्याकरण में जो टॉपिक चल रहा था वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था विसंधि। हम संधि से लगातार चलते आए कि संधि क्या चीज़ है, दो वर्णों का मेल संधि होती है। संधि में कौन कौन सी संधि आती है, तो संधियों में 3 प्रकार की संधि होती है। कक्षा 10th क्लास तक 3 प्रकार की संधियां हैं और वो संधियां थी स्वर संधि, नंबर 2 पे थी व्यंजन संधि, नंबर 3 पे थी विसर्ग संधि। हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे कि स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर हो जाना। हम स्वर संधि की चर्चा कर रहे थे कि स्वर के बाद में स्वर आने पर स्वर हो जाना ही स्वर संधि कहलाती है। पर वर्ण में क्या आना चाहिए, स्वर। पूर्व वर्ण में क्या आना चाहिए, स्वर। दोनों स्वर आपस में मिलेंगे तो जो प्रतिक्रिया, जो चेंजिंग होने वाली है वो भी क्या होगा, स्वर। तो दो स्वरों के मिलने पर जो नया आएगा वो स्वर ही आएगा। वो संधि कौन सी होती है, स्वर संधि होती है। फिर हम चल रहे थे कि स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं, तो हम स्वर संधि में चल रहे थे। पहला भेद हमने पढ़ा दीर्घ। जैसे इसके नाम से था अक सवर्ण दीर्घ, अक के बाद में समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाना। प्रत्येक संधि का जो सूत्र है, प्रत्येक संधि की जो परिभाषा है उसके नाम में है, उसके सूत्र में उस संधि की परिभाषा छिपी हुई है। तो हमें इतनी परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमने दीर्घ संधि किसे कहते हैं, अक सवर्ण दीर्घ, इतना ही बोलना है, अक सवर्ण दीर्घ। अर्थात अक के बाद में समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाना। अक के बाद समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाना ही क्या कहलाएगी, दीर्घ स्वर संधि। हमने आगे पढ़ी यण स्वर संधि। हमने यण संधि का सूत्र पढ़ा था इको यणची, अर्थात इक के बाद में अच आने पर यण हो जाना। दूसरी बात एक हमें और ध्यान रखनी, हम पहले सूत्र से पढ़ते आ रहे हैं कि एक जो सूत्र है पूरा उसमें कहीं ना कहीं सप्तमी विभक्ति होती है, और जो सप्तमी विभक्ति होती है वो वर्ण कौन सा होता है, बाद वाला। जैसे हमने पढ़ा अक सवर्णे दीर्घ सवर्णे, यहाँ पर सवर्णे में कौन सी विभक्ति थी, सप्तमी विभक्ति थी। तो सवर्णे का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर सवर्णे का मतलब गया सवर्ण आने पर। हमने पढ़ा इको यणची, इको यणची में सप्तमी विभक्ति कहाँ लगी हुई है, अची, अर्थात इक के बाद में अच आने पर यण हो जाना, यण स्वर संधि थी। हमने पढ़ी वृद्धि, वृद्धि में साफ साफ था। जो वृद्धि में हम क्या पढ़ रहे थे, वृद्धि राधेच, हम क्या पढ़ रहे थे, वृद्धि राधेच, जो वृद्धि रेची से बन रहा था। वृद्धि रेची, एची में क्या आ रहा था, एची में वृद्धि है था ना, एची, तो लास्ट में उसमें क्या गया, एच। तो वृद्धि संधि क्या होगी, एच प्रत्याहार बाद में आने पर। एच में क्या आ रहे थे, एच में आ रहे थे आपके ए ओ आई औ यार, ये बाद में आ रहे थे। फिर हमने पढ़ा गुण, गुण में क्या था, आद गुण था, तो इस प्रकार गुण संधि हुई थी। हमने पढ़ी अयादि, अयादि में हमने सूत्र पढ़ा एचो आया हुआ है, उसके अंदर बाद में वर्ण कौन कौन से आ रहे थे, एच प्रत्याहार के बाद में कोई भी स्वर आ सकता था उसमें, क्योंकि उसमें सप्तमी कहीं नहीं थी। तो सप्तमी कहीं नहीं थी तो इसका मतलब है कोई भी स्वर आएगा, स्वर है। एचो अय वायव है, इसमें पहले देखा एच, एच के बाद में, अब ये नहीं देखा एच के बाद में सप्तमी विभक्ति कौन सी आएगी, अयादि स्वर संधि में सप्तमी विभक्ति सूत्र में कहीं नहीं है। तो सूत्र में सप्तमी विभक्ति कहीं नहीं है, इसका मतलब कहीं आगे जो आएगा वो कौन आएगा, स्वर आएगा। अब स्वर की बंदिश नहीं है कि यहाँ पर ह्रस्व ए आएगा या दीर्घ आ आएगा या ई आएगा या दीर्घ ई आएगा, कोई बंदिश नहीं थी। तो इस प्रकार ये संधियां, आज हम जो संधि पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम पहले पूर्व रूप स्वर संधि। हम संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, पूर्व रूप स्वर संधि। तो देखिए हम जो संधि पढ़ रहे हैं वो है पूर्व रूप स्वर संधि। संधि का नाम ही क्या, देखो आप, पूर्व रूप स्वर संधि। विद्यार्थियों ध्यान से देखना है संधि को, क्योंकि ये लगभग अब स्वर संधि का लगभग अंत चल रहा है। तो पूर्व रूप स्वर संधि, देखो नाम ही क्या लिखा हुआ है, पूर्व रूप। तो वही बात, दीर्घ संधि में दीर्घ हो रहा था, यण संधि में यण आ रहे थे, गुण में गुण आ रहे थे, वृद्धि में वृद्धि आ रहे थे, और एचो अयव में अय अव आय आ ये हो रहे थे। और देखिए पूर्व रूप में क्या हो रहा है, पूर्व रूप जो रूप है वो कैसा हो रहा है, बिल्कुल पूर्व रूप। एक संधि में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और पर पद। तो जो रूप है वो कैसा हो जाए, पूर्व जैसा रूप हो जाए। क्या हो जाए, पूर्व जैसा रूप हो जाए। तो ध्यान से देखना है, पहले में इस संधि की जो परिभाषा है
वो हम पहले इसका सूत्र पढ़ लेते हैं कि पूर्व रूप स्वर संधि का सूत्र क्या होगा। तो जो पूर्व रूप स्वर संधि है उसका हम सूत्र देखते हैं। तो सूत्र देखो क्या होगा, एंग है पदांताद अति। इसका सूत्र देखो ध्यान से, क्या लिखना में, एंग है, हम पहले सूत्र लिखते हैं इसको, एंग है पदांताद दति। सूत्र को ध्यान से देखना, हम सूत्र को 3 बार बोल सकते हैं। हम सूत्र को 3 बार बोल रहे हैं, एंग है पदांताद अति, एंग है पदांताद अति। देखिए इस सूत्र में सप्तमी रीति कहीं ना कहीं सप्तमी लगी हुई है और इसमें 3 चीजें हैं। पहले क्या रहा, देखो एंग है, एंग के बाद क्या रहा है, अति, अति, और एंग भी कौन सा आ रहा है, देखो आप पदांताद, एंग कौन सा आ रहा है, तो इसको हम अलग अलग करते हैं। तो एंग में देखो क्या चीज आ रही है, एंग में हमने महेश्वरी सूत्र पढ़ा है और महेश्वरी सूत्र में जो एंग आता है वो होता है एओंग। कौन सा होता है, ए ई उ री री के आई ओ चे और अयोंग, अयोंग आ गया। जो यहाँ पर अयोंग में जो सूत्र है वो अयोंग आ रहा है, अयोंग के बाद अयोच आता है अच प्रत्याहार में। तो अच जो अयोच है उस अयोच के पहले क्या आ रहा है, अयोंग आ रहा है। तो अयोंग में 3 शब्द आते हैं। अयोंग में हम इधर ले रहे हैं, अयोंग कहाँ से होता है, अयोंग होता है ए ओ और ग, ये पूरा प्रत्याहार है। तो ऐसे लगाकर जो गैतक आ रहा है वो होता है एयोंग। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जहां पर सप्तमी, जहां पर हलंत लगा है, जो अर्धमात्रिक है वो प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है, वहां तक प्रत्याहार होता है। लेकिन जो अर्धमात्रिक व्यंजन होता है वो प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है। इसलिए इसमें पद कौन कौन से काम आ रहे हैं, ए और ओ। तो एंग में देखिए क्या आ गया, ए और आ गया। पहले से हम समझ गए कि एंग में क्या आ रहा है, एंग में आ रहा है ए और ओ। हम लिखते हैं यहाँ पर एंग में आ गया आपके पास में ए और ओ आ गया। अब क्या लिखा है, अति, देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लेते हैं, इसको टुकड़ा हम करेंगे तो आएगा यहाँ पर पद अंतात। देखो क्या लिखा है, पद अंतात, और इधर लिखा हुआ है अति, इधर क्या लिखा हुआ है, अति, पद अंतात अति। तो जो यहाँ पर ए और ओ आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, पद अंतात, पदांत, जिसके पद के अंत में क्या रहा हो, ए और ओ, जिसके पद के अंत में क्या रहा हो, ए और ओ आ रहा है। दूसरी चीज एक और भी हम पढ़ रहे हैं, हमने एक संधि पहले और पढ़ी थी जिसमें भी यहाँ पर ए और ओ आ रहा था, याद कीजिए अयाति स्वर संधि थी। अभी अपवाद है कि अपवाद हो गया, यहाँ ये हो गया, वहाँ अपवाद नहीं है, पूरा तर्क है इसके साथ में हमारे पास में। ए और ओ वृद्धि में भी आ रहे थे, नेदन अन्नम नयनम कर रहे थे, चेदन अन्नम चयनम कर रहे थे, बोधन अति हम भवती कर रहे थे। तो यहाँ पर ए और ओ आया है। अब ए और ओ कौन सा आ रहा है, पदांताद, पद होना चाहिए। और पद कौन, देखो धातु रूप कोई पद नहीं होता है, धातु पद नहीं होता है, लकार पद नहीं होता है। जो संज्ञा शब्द हमारे हैं, शुभ दिगंधम पदम, अर्थात जो संज्ञा पद है हमारे, जो शुभ प्रत्याहार के जो पद है हमारे, संज्ञा पद जिसे बोलते हैं बालक, उसकी शर्त है कि जो पद आएगी उसके बाद में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अगर ए आता है तो इसके अंदर सही है बिल्कुल, अगर यहाँ पर ए नहीं आ रहा है तो अयादि में काम में ले सकते हैं। ए आ रहा है, हम अभी समझ रहे उदाहरण से, जो आपको कंफ्यूज करने वाले उदाहरण है, पूरा हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। लेकिन ध्यान से देखना हमें कि एंग है, सूत्र क्या लिखा हुआ है, एंग है पदांताद अति। तो पहले क्या आ रहा है, ए और ओ, इतना आप समझ चुके हो। ए और क्यों आ रहा है, क्योंकि एंग प्रत्याहार है, ए और ओ। अब इसमें देखिए अति, अति में कौन सी विभक्ति है, अति के अंदर सप्तमी विभक्ति, अच में होता अचि, फिर होता भवत के अंदर होता भवती, जगत में जगती, मनस में मनसी, और अत से बन गया अति। तो अति का मतलब हो गया अत आने पर है, अति का मतलब क्या हो गया, अत आने पर। हमने यहां से निकाला है अति। अति में जो तय है वो तपरकरण का तय है। तय कभी भी अपने हमेशा आगे वाले का बोध कराता है। जब लास्ट में तपरकरण का तय आता है वो अपने प्रारंभ वाले का ही बोध कराता है। तो प्रारंभ में कौन है, ए। तो ए आने पर, ए कब आने पर, एंग पदांत एक ही बाद में ए आने पर क्या हो जाना, पूर्व रूप हो जाना। देखिए तो यहां पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब या तो ए के बाद में क्या आ सकता है, ए आ सकता है, या ओ के बाद में क्या आ सकता है, ए आ सकता है। ये नहीं है ए और ओ के बाद में आएगा, नहीं, या तो ए के बाद में आएगा और या फिर ओ के बाद में आएगा। इन दोनों में से किसी एक पद के बाद में क्या आना चाहिए, ए। ए आएगा तो ही
पूर्व रूप संधि होगी। दूसरी, यदि यहाँ पर ए आ रहा है तो यहाँ पर जो पद आ रहा है वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पदांत होना चाहिए। उस पद का अर्थ, जो संज्ञा शब्द वो पद है, धातु रूप कभी पद नहीं होता है। नी शब्द का धातु रूप नहीं आ सकता। यहाँ पर राम शब्द आ सकता है, बालक शब्द आ सकता है, जो पद शब्द है वो पद शब्द यहाँ पर आएंगे। तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज की बात है ही नहीं। पदांत समझ गए, जो पद है, और पद क्या है, संज्ञा शब्द पद होते हैं। संज्ञा शब्द क्या होते हैं, पद होते हैं। प्रत्यय कोई पद नहीं होता। प्रत्यय कभी अपना बोध नहीं करता। प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़कर अपना बोध करता है। प्रत्यय का कोई पद नहीं है। प्रत्यय पद नहीं होता है, धातु पद नहीं है। धातु के पीछे जब प्रत्यय लगता है, दोनों मिलकर के जो रूप बनता है वो उसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए और ओ के बाद में क्या आने पर, ए आने पर क्या हो जाएगा, पूर्व रूप। तो इसमें दो पद हैं। इस पद को हम क्या बोलते हैं, पूर्व पद। इसको हम क्या बोलते हैं, पर पद। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व पद। इसको हम क्या बोलेंगे, पर पद। हम इसको लिख दो यहाँ, इसको तो हम क्या बोलेंगे, ये तो हो गया आपका पूर्व पद, और ये क्या हो गया आपका पर पद। तो देखो पूर्व पद में क्या आ रहा है, पूर्व पद में या तो आएगा ए, और या क्या आएगा, ओ आएगा, और पर पद में क्या आएगा, ए आना चाहिए। अब जो ए है वो किसके समान होगा, पूर्व रूप। तो इसके पहले वाला रूप कौन सा है, इसके पहले रूप होगा वो या तो होगा ए, और या फिर इसके पहले वाला रूप कौन सा होगा, ओ। तो या तो ए है वो ए जैसा हो जाएगा, और या अगर ए है वो ओ जैसा हो जाएगा। मतलब इसको पूर्व रूप जैसा होना ही होगा। तो फिर क्या होता है, पूर्व रूप होता है। नाम संधि का क्या है, पूर्व रूप। अब इसकी परिभाषा में बोल रहा हूं, ध्यान से परिभाषा सुनना इसकी। पूर्व में जो वर्ण है, देखो पूर्व में जो वर्ण है उसके रूप जैसा रूप हो जाए। पूर्व में जो वर्ण है, पूर्व में जो वर्ण है उसके रूप जैसा रूप हो जाए, वही है पूर्व रूप। पूर्व में जो वर्ण है उसके रूप जैसा रूप हो जाए। इसका रूप अगर ए है तो ए बेचारा क्या करेगा, ए होगा। अगर इसके पूर्व वाला पद कौन है, ओ है, तो ए बेचारा ओ होगा। तो पूर्व जैसा, जो पूर्व में जो वर्ण है उसके रूप जैसा रूप हो जाए, वही है पूर्व रूप। सही है, बिल्कुल क्लियर बात। अब हम चलते हैं, देखिए पूर्व रूप के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमें यह विषय ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ए और ओ आएगा वो क्या आएगा, पदांत। जिसके पद के अंत में जो ए और ओ आएगा वो पद वाला होना चाहिए, पदांत वाला होना चाहिए। और इधर ए आ नहीं आ सकता, ई नहीं आ सकता, क्योंकि लिखा हुआ है अति। अति में ई, ओ, री, री कुछ नहीं है। अति में केवल क्या है, ए। कंफ्यूज, हम अयादी पढ़ रहे थे, अयादी के अंदर पूरे स्वर आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो थोड़ा आप नियम देख रहे हो, अयादी वाला टकरा रहे हैं, वो नहीं टकराएगा, क्योंकि अपने टकराने वाला काम ही नहीं है। अपना हर काम यहाँ पर नियम से हो रहा है, कोई अपवाद वाली बात यहाँ नहीं है। क्योंकि वहां पर जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, अपदांत वाला आ रहा था। और अगर वहां पर पद भी अगर था, अयादी में पद भी आ रहा था, अयादी के अंदर पद भी आ रहा था, लेकिन वहां पर ए नहीं आ रहा था। क्लियर है, देखना आप, उदाहरण बताऊंगा आपको जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि ये कैसे थे, पदांत पदांत पदांत। यहां पर पदांत आएगा तो यहां पर ए आएगा, यहां पर पदांत आएगा तो यहां पर ए आएगा। पहले इसको समझ लेते हैं हम, फिर अयादी के बताएंगे आपको एक दो कि अयादी क्यों नहीं टकरा रही है। तो अब इसको उदाहरण देखते हैं हम, इसको आप आराम से ले सकते हो, हमने कैसे समझा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए एक बार। तो आराम से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि किस प्रकार हमने बनाया है। एंग है, एंग क्या है, एंग एक प्रत्यार है, उसमें से कौन कौन सी चीजें निकली है, उसमें से ए और ओ निकल चुका है। ठीक है, ये कौन सा पद है, पूर्व पद है। पर पद में क्या आना चाहिए, पदांतात अति। ये पदांतात तो इसमें आ गया, पद के अंत में ए ओ। अब इसमें क्या बच गया, अति। अति का मतलब क्या हो गया, अत प्रत्याहार है। अत प्रत्याहार में जो मेन काम आने वाली चीज कौन सी है, ए। तो ए आ गया इधर। तो पूर्व में पद कौन सा होना चाहिए, ए और ओ। पूर्व के अंदर पद कौन सा होना चाहिए, ए और ओ। पर में पद कौन सा होना चाहिए, ए। जब संधि करेंगे तो ये पर है, ये पर क्या बन जाएगा, पूर्व बन जाएगा। ये पर क्या बन जाएगा, पूर्व बन जाएगा। संधि कौन सी होगी, पूर्व रूप। परिभाषा में एक और बोल देता हूं दोबारा आपके, कि पूर्व में जो वर्ण है, पूर्व में जो वर्ण है उसके रूप जैसा रूप हो जाए, उसके रूप जैसा रूप हो जाए, वही है पूर्व रूप। उसके रूप जैसा रूप हो जाए, वही क्या है, पूर्व रूप। तो इस प्रकार हम इसकी जो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब देखिए इसका हम देखते हैं उदाहरण।
उदाहरण देखने के लिए हम पहले आते हैं, इसको हम साफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझ में चीज आ जानी चाहिए। अब देखिए इसको हम लेते हैं यहां पर उदाहरण, पहले हरे धन अव। उदाहरण क्या ले रहे हैं हम? हरे धन अव। इसका हम पहले विन्यास करते हैं। तो हरे, देखो हरे पद है, हरे क्या है? हरे पद है। हरे पद कैसे? हरि शब्द, हरि शब्द की संबोधन होता है हरे, हरि शब्द की संबोधन विभक्ति, हरिये हरिम हरिणा हरिये, हरे हरे हरौ हरे, हरे है हरे, हरि शब्द अगर हम पहले पढ़ते एक वचन तो विभक्ति क्या होती है? हरिये हरिम हरिणा हरिये, हरे है हरे हरौ हरे। तो संबोधन में क्या होता है? हे हरे। तो हरे आ गया, तो इसका मतलब क्या है? हे हरि। इसका मतलब क्या है? हे हरि। हरि शब्द क्या है? पद है। हरि शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। हरि शब्द क्या है? इकारांत है। हरि शब्द क्या है? पुल्लिंग है। हरि शब्द क्या है? संबोधन का एक वचन है, हरि पद है, हरि पद है। तो हरे का मतलब यहां पर क्या है? हरे का मतलब यहां पर है हे हरि, हे हरि। तो हरे का विन्यास करते हैं, तो हरे का विन्यास करने पर हमारे पास में आता है हर। स्वर कौन सा निकालेंगे इसमें हमें? ए। स्वर कौन सा निकालेंगे? ए। तो ये क्या हो गया? पदांत। पदांत एंग हो गया। ये क्या हो गया? पदांत एंग। और एंग में दो पद आते हैं, ए और ओ। तो हमारे पास में क्या आ गया? ए। दोनों में से आना चाहिए एक ही। ये नहीं है सर आपने कहा था ए और ओ आना चाहिए, दो कभी भी एक जो वर्ण है उस वर्ण में कभी भी दो स्वर नहीं होते हैं, एक वर्ण में स्वर एक ही होता है। कि क्या कभी आपने देखा है कि ये कै है, इस कै में क्या कौन सा स्वर है? इस कै में जो स्वर है वो कौन है? ए। क्या कभी आपने देखा है कि इस कै के अंदर है ये आ लग गया, तो इस कै में स्वर कौन सा हो गया? आ स्वर हो गया। अब ए नहीं है। अब नहीं कह सकते कि इस का में ए भी है और आ भी है, ऐसा नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं कै में कौन है? आ। क्या एक सकते हैं? नहीं सर, कै में ए भी है और फिर आ भी है, ऐसा नहीं हो सकता। कै में स्वर कौन सा है? आ। क्या अब हम इसका देख सकते हैं? ये क्या है? कि। अब कै में स्वर कौन सा है? आ है? नहीं। ए है? ये भी नहीं। फिर कै में स्वर कौन सा हो गया? ई। कौन सा? ई, दीर्घ। अब मैंने कर दिया। अब बताइए कै में स्वर कौन सा है? कंफ्यूज। क्या? कंफ्यूज। अब आप ई छोटा बताओगे, ई बटा, आज तक नहीं देखा। अब मैं पूछ रहा हूं, बताइए कै में स्वर कौन सा है? बता सकते हो आप कै में स्वर कौन सा है? नहीं बता सकते। कभी कभी आपने देखा है कै में ये भी लगा हुआ है? लगा हुआ है कभी? क्या कै में एक की मात्रा लग सकती है? क्या कभी कै में ए की मात्रा लग सकती है? क्या कभी को में ओ की मात्रा लग सकती है? क्या इसके ये भी लगता है? कभी आपने ऐसा रूप देखा कहीं भी? नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। अब देख लो, आज तक देखा कभी ऐसी चीज कि कै में ए भी लगा हुआ है, कै में आ भी लगा हुआ है, ई भी लगा हुआ, औ लगा हुआ, अंग लगा, सब कुछ लगा हुआ है? कभी देखा? नहीं देखा। अब देख लो, ऐसी चीज देखने लायक होती नहीं है, आपको फिर कभी देखने को मिलेगी नहीं। इसलिए इसको देखो कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है। भाई ऐसा नहीं होता है। एक वर्ण में एक जो पूर्ण वर्ण होता है उसमें एक स्वर होता है। तो यहां पर या तो आएगा कौन है? ए। यहां पर या कौन आएगा? ओ। दोनों नहीं आ सकते। इसलिए मैं समझने के लिए दोबारा मत देखना ऐसी चीजें, ये देखने लायक चीज नहीं है। इधर देखना मना है, इधर देखना मना है, इधर देखना है, फिर इधर देख सकते हो आप, इधर मत देखो। अरे भारत की ये भी चीज है कि जिधर मना होता है उधर काम ज्यादा करते हैं, जिधर देखना मना होता है हम उधर ज्यादा देखते हैं। पता नहीं वहां पर क्या चीज है। हम देखते हैं कई जगह बैंक में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, सार्वजनिक स्तर पर जाते हैं, वहां लिखा है इधर पान थूकना मना है। वहां देखिए वहां आपको पान बहुत ज्यादा थूके मिलेंगे। यहाँ पर टॉयलेट करना मना है, वहां लोग ज्यादा करेंगे है। और जहां पर और तो और कई बार बसों में ये देखने को और मिलता है, जहां लिखी हुई है केवल महिलाओं के लिए, आगे देखो वहां पर पुरुष बैठे नजर आएंगे। बड़ी आश्चर्य की बात है। तो जिधर जो चीज मना होती है उधर वो चीज आ जाती है, जिधर जो चीज मना होती है वो भारत में ज्यादा होती है। और तो और एक बार क्या हो गया, बस में यात्रा कर रहे थे, मना की चीज बता रहा हूं आपको। तो बस में यात्रा कर रहे थे, आगे वाली सीट के ऊपर, मेरी सीट के ऊपर एक बेचारे बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनकी उम्र लगभग 60-65 साल थी, जो दमे की बीमारी थी, जो बीड़ी सिगरेट छोड़ चुके थे लगभग उनकी बीमारी थी, और बीड़ी वहां पर पी रहे थे वो बैठे बैठे। आगे एक महिला थी, आगे क्या थी?
एक महिला बेटी थी, उसके बेचारे 5-6 बच्चे थे, एक इस कंधे पर, एक इस कंधे पर, एक इधर, 2 गोदी में, 6 बच्चे थे उसके। वो बेचारी 6 बच्चों को खिला रही थी और बच्चे बस के अंदर चाँचू कर रहे थे। आप जानते हो बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं, बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं, चाहे पढ़ने वाले हो चाहे बिना पढ़ने वाले हो, बच्चे बच्चे होते हैं भाई। तो जो 6 बच्चे थे वो वहाँ पर चाँचू ज़्यादा कर रहे थे, तो बुजुर्ग महोदय ने कहा कि अरे भाई आपके 6 बच्चे हैं, आपको शर्म नहीं आती कि वहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे। भाई साहब बच्चा भी एक खतरनाक था उनमें, एक बच्चे की उम्र थी लगभग 10 साल, वो लगभग पढ़ता था। उसने कहा करे महोदय इधर देखिए क्या लिखा हुआ है कि धूम्रपान वर्जित है, फिर भी आप लगा रहे हो, बड़ी ताज्जुब की बात है। ये एक चीज है जागरूकता की कि जो चीज मना होती है वो चीज ज्यादा की जाती है। हम देखते हैं भारत में हर जगह लिखे हैं बच्चे 2 ही अच्छे, और पता भी है कि ज्यादा नुकसान होते हैं, बराबर उनको पढ़ाई नहीं मिल पाती, बराबर उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, बराबर उनको परवरिश नहीं मिल पाती। इसलिए जो सरकार ने जागरूक अभियान कर रखा है वो बिल्कुल सही है। और ये भी सही है कि बसों के अंदर है सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना वर्जित है। भाई धूम्रपान तो चाहे कोई भी उम्र का व्यक्ति हो उसे छोड़ देना चाहिए। और लॉकडाउन में तो एक बहुत ही तगड़ी अच्छी बात हुई है कि धूम्रपान वालों की हालत बड़ी खराब हो चुकी है। अब वो धूम्रपान छोड़े, उनके लगभग 10 दिन हो चुके हैं, वो सही हैं, वो छोड़ सकते हैं। ये सबसे बढ़िया मौका है धूम्रपान छोड़ने का। कई हैं बेचारे सुबह सुबह उठते उनको चाहिए, जब तक नहीं खाएंगे तब तक उनका मामला फिट नहीं होगा, लेकिन अब वो रह रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करना है कि इसकी नहीं होने की आदत ले ली जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो हम अपने टॉपिक में आते हैं संधि में। तो संधि में इधर क्या देखा है ए, अब ए के बाद में क्या आ गया ए, अति से आ गया, तो इधर लिखेंगे हम क्या आ गया, इधर आ गया ए और इधर आ गया वह। हम करेंगे इधर क्या आ गया है आ गया, इधर हम क्या ले लिए रे ले लिए। अब ए है, ये जो पर वर्ण है, ये पर ए है, ये पर वर्ण किसके पास में आएगा ए के पास, तो ए के पास आते ये क्या बन जाएगा ए। अब क्या बन जाएगा वह, क्या बन जाएगा, क्योंकि ए तो इसके पास में आ गया, तो ए तो जो पर वर्ण था ये पूर्व वर्ण के रूप जैसा रूप हो गया। तो ए का रूप यहाँ पर ए का रूप था, तो ए आकर के क्या हो गया ए में आ गया, ये यहाँ पर चीज हो गई। अब ये नहीं है कसरी ए कहाँ गया, क्योंकि ए तो इसमें आ गया, ए ने अपना रूप चेंज कर लिया, ए ने अपना रूप चेंज कर लिया, और चेंज करके क्या बन गया वो ए बन गया, वो ए में आकर के ए बन चुका है। अब इसका यहाँ पर स्थान खाली है। अब हम संधि मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया है, रह जाएगा किसके पास में, अक्षर वामतः गति, अक्षर वामतः गति के अनुसार रह किसके पास में जाएगा ए के पास में जाएगा। ए स्वर है, अपने जैसा रूप दे देगा, क्योंकि स्वर बड़े दयालु होते हैं, स्वर की संगति में जो भी जाओ वो स्वर बना लेते हैं। तो रह जाते ही क्या बन जाएगा रे। अब यहाँ क्या बचेगा वह, यहाँ क्या बचेगा वह। संधि क्या हो जाएगी हरेव, संधि क्या हो जाएगी हरेव। अभी मैं अपना टॉपिक ले रहा हूँ, आप बीच के अंदर नहीं बोलना है कि सर यहाँ पर वो आना चाहिए हरेव, क्योंकि पाणिनि ने जो नियम लिखा है उसमें इतना ही है। अब पाणिनि ने इस नियम में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, हरेव बन गया, ये क्या हो गया हरेव। लेकिन यहाँ पर हम कंफ्यूज क्यों हो सकते हैं, मैं बता दूं मैं आपके जो प्रश्न है कि हरेव तो संधि क्या है। अगर मान लीजिए परीक्षा में आ जाए हरेव संधि क्या हुआ है, तो हम कह रहे हैं हरेव, इस हरेव की संधि विच्छेद कीजिए, यहाँ पर समस्या हो सकती है। यहाँ पर हरेव आ गया बिल्कुल सही है, यहाँ पर अगर हरेव की संधि विच्छेद पूछ लें और आप अगर संधि करो गुण संधि हर धन इव, ए के बाद में ये आ गया, बिल्कुल सीधी सी बात है, गुण संधि हो रही है। हर का मतलब गया हरि के, इव का मतलब गया समान, इसका मतलब क्या हरि के समान है। और यहाँ पर हर का मतलब क्या है हे हरि, इसका मतलब होता है रक्षा करो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस हरेव का मतलब क्या हो गया कि हे हरि मेरी रक्षा करो। इस हरेव का मतलब क्या हो गया हे हरि मेरी रक्षा करो। इस हरेव का मतलब क्या है हरि के समान। ये कैसे हो सकता है, एक पद के दो अर्थ कैसे हो सकते हैं। इसलिए कहीं पर आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए आगे के जो अपने आचार्य थे उन्होंने थोड़ा सा चेंजिंग किया है। उन्होंने चेंजिंग क्या है कि इस ए की याद कैसी बनी रही। ए यहाँ चला गया, लेकिन बेचारा ए कुछ तो अपनी चिन्ह छोड़ के जाएगा, कुछ तो अपनी पहचान यहाँ छोड़ के जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए तो किसके समान हो गया ए के समान हो गया, लेकिन ए इसके पास चला तो जाएगा, लेकिन जाते जाते कुछ यादें छोड़ जाएगा।
जाते जाते कुछ यादें छोड़ जाएगा। अब इसका भी टॉपिक जब आ ही गया तो बता देते हैं फिर। माना कि यहाँ पर है जो ए है, माना कि यहाँ पर कौन है, ए है, और ए पर हमने ए को मान लिया जी। ए है कौन, इधर ए है खंडेलवाल जी, हमने ए को क्या बता दिया, ए है खंडेलवाल जी, जो किस पक्ष के हैं, वर पक्ष के। ए कौन है, ए कौन है, खंडेलवाल जी, जो किस पक्ष के हैं, वर पक्ष के हैं। ए कौन है, ए है गुप्ता जी। ए कौन है, ए है गुप्ता जी, ए गुप्ता जी है। ए कौन है, खंडेलवाल जी। ए कौन है, गुप्ता जी, जो कौन से पक्ष के हैं, वधु पक्ष के हैं। ध्यान से देखना, ये वधु पक्ष की कौन, गुप्ता जी हैं। ये ए वर पक्ष के, दूल्हे पक्ष के हैं, ये कौन है, खंडेलवाल जी। इन दोनों के बीच में रिश्ता हो गया, सगाई हो गई, शादी हो गई। और जो कौन है, गुप्ता जी हैं, ये शादी होके कहाँ आएगी, खंडेलवाल जी के पास में आएगी। और आएगी नहीं आएगी भाई, शादी को जाना ही पड़ेगा, यहाँ थोड़ी बैठी रहेगी ये। तो ये जाएगी किसके पास में, खंडेलवाल जी के पास। तो बताओ, जब शादी होकर इधर आएगी तो अब बताओ कि ये खंडेलवाल जी होगी, गुप्ता जी होगी, खंडेलवाल जी होगी, गुप्ता जी होगी, खंडेलवाल जी होगी। क्या होगी, खंडेलवाल जी। इसका नाम यहाँ पर था पहले, शादी के पहले नाम इसका था पूजा गुप्ता। क्या नाम था इसका, पूजा गुप्ता। और अब ये यहाँ कर क्या बन जाएगी, पूजा खंडेलवाल। क्या बनेगी, पूजा खंडेलवाल। यही है पूर्व रूप। यही क्या है, यही है पूर्व रूप। इसका जो पर था, इसका जो बचपन था, वो इसके अंदर भी था, गुप्ता जी में। जैसे ही ये आगे वाले पूर्व में जो आकर मिली, पूर्व वाले रूप के अंदर मिली, वर पक्ष में आके मिली, और ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी पूजा खंडेलवाल। क्या बनेगी, पूजा खंडेलवाल। लेकिन एक बात और कि यहां से चली तो जाएगी, लेकिन बचपन की कुछ फोटोएं छोड़ के जाएगी, बचपन की कोई तस्वीर छोड़ के जाएगी, बचपन के खिलौने छोड़ के जाएगी, ताकि घर वाले याद करते रहेंगे, देखो बच्ची बचपन में ऐसी थी। यादें छोड़ के जाएगी। तो ए जब इसके पास जाएगा तो अपनी कुछ यादें छोड़ के जाएगा। और ए की, इसे मान लीजिए कोई शहीद है, शहीद हो जाएगा, लेकिन शहीद के जाने के बाद उसकी समाधि रहेगी। उस शहीद को याद रखने के लिए गांव में उसकी क्या बनाई जाएगी, समाधि बनाई जाएगी। तो जो ये चिन्ह, इसको बोलते हैं हम अवग्रह। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, अवग्रह है। ये जो अवग्रह है, ये ए की समाधि है। जो ए है वो ए क्या है, वो ए, इस ए की समाधि है। ए की क्या है, समाधि है। तो जो अवग्रह यहाँ पर आया है, इस ए को हम बताते हैं ए की समाधि है। तो यहाँ पर बचपन की इसके चिन्ह मान लो, ये पूजा की बचपन की फोटो मान लो, पूजा की बचपन की तस्वीर मान लो, या इस ए की समाधि मान लो। तो ये समाधि हो गई, ये यादें हो गई, ये ए की पहचान हो गई, ताकि कम से कम अब आप हरेव जो यहाँ पर आ रहा था वो ये ना आए, वो ये ना आए। अब इसको मिलाइए, मिलाने पर क्या हो जाएगा, ये है रे मिलेगा किसमें, ए में, तो क्या हो जाएगा रे। और जो खंडेलवाल जी की चिन्ह रहेगी, जो गुप्ता जी बन गए थे, लेकिन खंडेलवाल जी कुछ तो चिन्ह रहे कहां पर, जहां थी पहले, और वो कौन से रह गए, अवग्रह। और ये क्या बन जाएगा, वह। कोई समस्या, संधि विच्छेद तो बहुत ही सरल हो गया। अब केवल यहां से टुकड़ा करना है। अब ये सबको क्या दिख रहा है, आ दीर्घ आ दिख रहा है, ये दीर्घ ई दिख रहा है, नहीं, ये दीर्घ ए दिख रहा है, ए है, ये ए है। इसको हम बोलते हैं ह्रस्व ए। इसे हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व ए। ये ए है, इसको ए मानना है, लेकिन इसका जो उच्चारण करते हैं, इसका उच्चारण क्या होगा, हरेव। ए नहीं, हरेव, हरेव। इसका उच्चारण लुप्त होता है, यानी हरे अव। अगर हरे अव बोलोगे तो अव तो इसमें आ गया, फिर अव क्यों बोल रहे हो। जब ए तो आकर के इसमें आ गया तो अव तो बोलना ही नहीं है, हरेव, हरे व, हरे व, हरे व। क्या बोलना है इसको, हरेव, न कि हरे अव। अब बोलते ही तो मान लो, फिर आप अगर अव बोल गए, फिर ए इसके अंदर कैसे मिला, इसलिए ए कभी नहीं बोलना है। इसको हम क्या बोलेंगे, हरेव। क्या बोलेंगे, हरेव। इसका विच्छेद कर सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए। इसका एक उदाहरण और बता देता हूं, ए वाला, ए का एक उदाहरण और दीजिए। इसको आप समझ गए, खंडेलवाल जी कौन थे, गुप्ता जी कौन थे। बेचारे गुप्ता जी थे, शादी के बाद क्या बन गए, खंडेलवाल जी बन गए। अभी इनकी एक शर्त और आएगी, हम आगे संधि के अंदर पढ़ेंगे, कंफ्यूज ज्यादा होना नहीं है, फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, केवल ध्यान देना इधर। अगला उदाहरण हम देख लेते हैं इसका ओ का। अभी एक का उदाहरण एक और देख लेते हैं। चलो हम ए का जो उदाहरण है वो हम देखते हैं भाई। रूप, पद, पद लेंगे हम, और पद के अंदर हमने ले लिया यहाँ पर गर्भे।
और गर्भे के बाद हमने ले लिया यहाँ पर अपी। क्या ले लिया? अपी। ध्यान से देखना, ये हो गया गर्भे, ये हो गया अपी, इधर वाला हो गया मामला पूरा। इसको हम साफ कर देते हैं भाई। तो देखिए आप, गर्भे को विन्यास करते हैं तो इसमें से हम निकालते हैं गर्भ। क्या निकालते हैं? गर्भ। इधर क्या बच गया? ए। इधर क्या हो गया? अपी। इधर क्या हो गया? अपी। गर्भे पद है, गर्भ शब्द है, सप्तमी विभक्ति होती है, एक वचन है। गर्भ में अकारांत शब्द हो रहे। अकारांत, रामे है रामम रामेण रामाय रामत रामेश्य रामे राम। रामे है रामम रामेण रामाय रामत रामेश्य रामे राम। रामे राम, रामे सप्तमी, रामे सप्तमी, गर्भे सप्तमी, बालके सप्तमी, कक्षे सप्तमी, छात्रे सप्तमी। सप्तमी का एक वचन, तो ये पदांत हो गया। ये क्या हो गया? पदांत। और अपी में क्या होना गया? ए। बताओ नियम कौन सा हो रहा है? अयादि का हो रहा है। अगर अयादि का होता तो यहां पर पद नहीं आता, धातु आती। और जब अगर यहां पर पद आता फिर यहां पर ए नहीं आता। अयादि में भी कई जगह ऐसी है, अयादि में कई जगह ऐसी आएगी जो यहाँ पर पद आएगा लेकिन फिर यहाँ पर ए नहीं आएगा। अब इसको मैं यहाँ रोक लेता हूँ क्योंकि कंफ्यूज दूर करना बहुत जरूरी है। हम अयादि में चल रहे हैं, बीच में यहाँ आ रहे हैं, इसको भी यही आप छोड़ दो। हम इधर आ रहे हैं, देखिए ये क्या है? बालकौ। ये क्या है? बालकौ। और ये क्या है? अपी। ये क्या है? अपी। अब देखिए बालक पद है। बालक क्या है? पद है, क्योंकि बालक प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। बालक है, बालको, बालका है। अब बालको क्या हो गया? पद। इधर भी क्या है? पद। इधर भी क्या है? पद। लेकिन जब ये पद आ गया, ये क्या आ गया? पद। अब देखिए, लेकिन यहां पर ओ नहीं है। क्या इधर ए है? ये बताओ पूर्व रूप हो सकती है क्या? पर ये देखो कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं? इधर ये पूर्व रूप हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? यहां पर पदांत में ए नहीं है, पदांत में ओ नहीं है। अगर यहां पर ए और ओ होता तो फिर नियम टकराती, अपवाद स्टार्ट हो जाता। इसलिए अपवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि बालकौ हम कर रहे हैं द्वौ। द्वौ का मतलब दो और अपी का मतलब भी, दोनों ही। दो धन एव, या जो दो धन एव, द्वौ आ गए, लेकिन यहां पर ए नहीं आया, यहां पर ओ नहीं आया। तो कंफ्यूज ऐसी चीज आएगी नहीं, ऐसी चीज ही। तो इधर हम देख ले गर्भे, तो गर्भे का कीजिए आप, ये क्या आ गया? गर्भ। ए है, ए किसके पास में आएगा? तो यहां पर गर्भ का कौन रह गया? केवल गर्भ रह गया, हलंत कर दिया। ए और ओ दोनों मिलेंगे तो बनेगा क्या? ए। इधर कौन बच गया? पी। यहां अवग्रह नहीं बचेगा। अवग्रह अपनी पहचान लेकर के यहां रहेगा कि अभी तो इनकी कुछ पहचान नहीं है, अभी तो यहाँ का मामला हो रहा है, इनकी शादी हो रही है। शादी के बाद के अंदर पहचान काम आती है, यादें तो बाद में आती है। शादी के बाद घर वालों को याद आएगी तब पहचान को छेड़ेंगे। यहाँ पहचान छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर तो विखुद है वो। ये कौन हो गया? ए मिलेगा ए में, तो कौन हो गया? गर्भे। ए कहाँ आएगा? नीचे। ए आते ही कौन बच गया? अपी। अब इसको क्या बोलेंगे हम? गर्भे पी। गर्भे अपी नहीं, गर्भे पी। क्या बोलना है इसको? गर्भे पी। बिल्कुल क्लियर। अब हम समझेंगे इसका ओ का नियम। ये ए का नियम आ गया, अब ओ का नियम के उदाहरण और देख लेते हैं। हालांकि ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे इसके, लेकिन महत्वपूर्ण संधि है, स्वर संधि का एक भाग है, स्वर संधि का एक अंग है। प्रत्येक शरीर का जो अंग होता है वो बड़ा काम का होता है। शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जो काम का नहीं हो। चाहे अगर हम आंखें काम करना बंद कर देगी तो शरीर बेकार है, पेट अगर काम करना बंद कर देंगे तो शरीर बेकार है। शरीर के सब अंग काम करने चाहिए, तो संधि के सब अंग। हम आगे बढ़ते हैं, इसका उदाहरण ले लेते हैं। वो उदाहरण लेते हैं हम विष्णु। क्या लेते हैं इसका? विष्णुधन अव। विष्णुधन अव। विष्णु जो शब्द है वो उकारांत है, पद है ये, उकारांत। और वही संबोधन का एक वचन। उकारांत में गुरु शब्द मान लो आप। गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु 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 गुरु। गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु 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 गुरु। तो गुरु जो चीज है वो कौन सी है? ये संबोधन का एक वचन विष्णु। गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरु गुरु। तो गुरु जो शब्द है वो संबोधन का एक वचन आ गया यहाँ पर। तो यहाँ विष्णु में से निकालेंगे विन्यास करने के बाद। कोई हम पहले पूरा पढ़ चुके हैं ए वाले उदाहरण में। तो यहाँ पर क्या बच गया? विष्णु बच गया। विष्णु में से स्वर कौन सा निकल गया? ए निकला यहाँ से।
आ निकला, ई निकला, स्वर कौन सा निकला है? ओ। और ओ कौन सा है? पदांत। ओ कौन सा है? पद के अंत में पदांत, पदांत है ये। और इधर कौन सा आ गया हमारा? इधर आ गया हमारे पास में अब विष्ण हलंत कर दिया, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? पूर्व रूप। तो पूर्व रूप ये है या ये है? पूर्व वाला ये है, वो पर है, वो पर। पराया, पराया का मतलब दूसरा, जो आगे वाला वो कौन है? पराया। इधर है वो कौन है? पूर्व। तो ये पूर्व हो गया इधर वाला। दोनों मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा, ओ बनेगा, क्योंकि पूर्व में जो वर्ण है उसके रूप जैसा रूप हो जाए। तो पूर्व में वर्ण कौन सा है? ओ। तो इसका रूप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इधर कौन बचेगा? वह। अब देखिए इधर कौन बच गया? वी। ये कौन है? क्षण है, ण मिल गया, ओ में तो क्या बच गया? अब इसकी यादें स्टार्ट, याद आना शुरू हो गई। शुरू होते ही क्या आ गया? अवग्रह है, और क्या बच गया? वह। इसे बोलते हैं हम अवग्रह। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को बोलते हैं अवग्रह बोलते हैं। ये अब इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ण मिल गया, ओ में तो क्या बन गया? णो बन गया। इसे हम क्या पढ़ेंगे? विष्णोव। क्या पढ़ेंगे इसको? विष्णोव। इसी प्रकार का उदाहरण अब आप संधि कर सकते हो। अब मैं संधि लिख रहा हूं, उसकी संधि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने संधि कर दीजिए, मान लो इसकी संधि आप बढ़ा सकते हो। तो संधि विच्छेद कीजिए, बिल्कुल इस तरह संधि विच्छेद है, कहीं को समस्या नहीं होनी चाहिए। अवग्रह आ गया, अवग्रह के बीच में से यहां लगा दो प्लस, तो ये तो क्या हो गया? बालो। अब इधर क्या बच गया? ये ए था, ए इधर वापस आ गया, वापस आते ही ये अपना रूप वापस ले लेगा। तो क्या बन जाएगा वापस आते ही? ए। और जब वापस आएगा तो वापस कौन बन जाएगा? ए। उसी रूप में वापस आ जाएगा। होता है जब वापस आ जाते हैं तो उसी रूप में, उसी पहनावे में वापस आते हैं। पहनावा चेंज, जो पहनावा ससुराल में था उसको वही छोड़ दिए, वापस आते ही क्या बन गए? उसी पहनावे में आ गए। और वापस इधर ए आकर के वापस कौन बन जाएगा? ए। इधर जाएगा तो कौन बन जाएगा? अवग्रह। इस प्रकार की जो संधि है, इस संधि में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एंग पदांतात अति, पूर्व में जो वर्ण है उसके वर्ण जैसा, उसके रूप जैसा रूप बन जाए, पूर्व रूप है। और इसके उदाहरण हमने समझ लिए। एंग प्रत्याहार पहले आना चाहिए। एंग प्रत्याहार में दो स्वर होते हैं, ए और ओ होते हैं। और उधर पर में क्या होता है? केवल ए होता है। पर में क्या होता है? ए। जब ए संपर्क में आएगा ए के, तो ए अपना रूप क्या कर लेगा? ए वाला कर लेगा। और ये पाणिनि ने नहीं कहा है कि आप अवग्रह लगाओ, ये कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए यहाँ पर अवग्रह लगाना आवश्यक है। अब संधि विच्छेद तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये हमारा जो पूर्व रूप स्वर संधि थी, पूर्व रूप जो स्वर संधि थी, ये कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। समस्या आपके नहीं होनी चाहिए, लेकिन समस्या ये हो रही है कि आप संधि देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ये मुझे पता नहीं है। क्योंकि जब तक कमेंट्स से बिल्कुल नहीं आएंगे, भाई या तो संधि समझ में आ ही नहीं रही है, या थोड़ी बहुत आ रही है, या समझ के अंदर आ रही है, ये जब तक आप नहीं बताओगे हम नहीं समझ सकते। जब तक रोगी जाकर के रोग नहीं बताएगा, उसका उपचार करना असंभव है। भाई रोगी को कम से कम रोग चिकित्सक के पास जाओ तो सही, कम से कम अपना हाथ तो आगे बढ़ाओ। अरे हाथ तो हम चेक कर लेंगे, तो आपके रोग क्या है? आयुर्वेद में ही होता है, कम से कम हाथ तो दो, कम से कम आप पकड़ने के लिए एक बार हम पकड़ेंगे। ईश्वर को अगर हमें बचाना है तो ईश्वर को हमारा हाथ पकड़ना जरूरी है। ईश्वर के पास में हम हाथ फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं, तब जाकर के कुछ मिलता है। तो आप जब तक नहीं पूछोगे, जब तक याचना नहीं करोगे, तो भाई देना असंभव है। जाना ही पड़ेगा, कुछ लेना ही पड़ेगा, और लेने के लिए कुछ मांगना ही पड़ेगा, और मांगने के लिए कुछ पूछना ही पड़ेगा। इसलिए अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट्स करके कम से कम बताओ, या फोन करके बता सकते हो। तो इस संधि में समझ में नहीं आया, दोबारा आप एक बार बताइए। बिल्कुल 24 घंटे अपनी सेवाएं तैयार हैं। 24 घंटे बच्चों के लिए अपन तो वैसे ही सब जानते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है, आपके समझ में आना चाहिए। नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय।